चलो स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने डिजाइन ऑफ शियर स्ट्रेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर अप किए थे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कवर अप किए थे वो आपके जो जेई लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें जनरली पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आपके ईएस और गेट में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम करेंगे, बट उन क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे इस लेक्चर के बाद, क्योंकि जो मेरा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, वो बॉन्ड एंड एंकरेज के साथ पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जो आज जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका वो किससे रिलेटेड है, बॉन्ड एंड एंकरेज से। तो बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है तो बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड क्या है, जो आपका मैं बॉन्ड की बात करूँ तो बॉन्ड क्या है। बॉन्ड जो स्टील और कंक्रीट के बीच में एडिशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट क्या है आपका कि जो बॉन्ड है ना वो क्या करेगा, सेक्शन को कंपोजिट बनाएगा। क्या बनाएगा, सेक्शन को कंपोजिट बनाएगा। अगर कंक्रीट और स्टील में बॉन्ड परफेक्ट होगा तो जो हमारा सेक्शन है एक ही मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, जस्ट बिहेव लाइक ए कंपोजिट सेक्शन। अगर मेरे पास जो ये क्या कहते हैं इसको, बॉन्ड हमारा परफेक्ट नहीं होगा तो मेरा कंक्रीट अलग तरह से बिहेव करेगा और स्टील हमारा अलग तरह से बिहेव करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी। जब मैंने अजम्पशन किया था कि जो बॉन्ड है स्टील एंड कंक्रीट में वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तो उसके बाद एक चीज़ था एट द लेवल ऑफ स्टील। एट द लेवल ऑफ स्टील पे हमने क्या कंसीडर किया था कि स्टील में जो हमारा स्ट्रेन होगा वो किसके इक्वल होगा, स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो इसको क्या बोलता हूँ मैं, स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी। ये कब फॉलो होगी, ये फॉलो होगी जब हमारा कंक्रीट और स्टील में बॉन्ड परफेक्ट होगा। अगर बॉन्ड परफेक्ट होगा तभी हमारा क्या हो पाएगा, अगर बॉन्ड परफेक्ट है तभी हमारा क्या हो पाएगा, जो स्टील बार पे मेरा लोड आएगा वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये स्टील है भाई, वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो कंक्रीट में ट्रांसफ़र हो पाएगा। अगर बॉन्ड परफेक्ट नहीं है तो स्टील में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा बॉन्ड हमारा, सॉरी स्ट्रेस या एक्सियल लोड हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कि बॉन्ड स्ट्रेस होता है क्या एक्चुअली। तो बॉन्ड स्ट्रेस क्या है आपका, बॉन्ड स्ट्रेस आपका एक टाइप का क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस आपका एक टाइप का क्या है भाई, एक टाइप का शियर स्ट्रेस ही है। बॉन्ड स्ट्रेस क्या आपका, शियर स्ट्रेस ही है। बट ये कैसा शियर स्ट्रेस है, ये लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस को आप क्या बोलोगे, बॉन्ड स्ट्रेस बोलोगे। एग्जाम्पल के लिए क्या है, यहाँ पे एक कंक्रीट ब्लॉक है, इसमें से इस तरह से मैंने बार क्या कर रखा है, एम्बेंड कर रखा है। यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, पुल आउट करूँगा, खींचने की कोशिश करूँगा, तो इसकी सरफेस पे जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उसी स्ट्रेस को क्या बोलूँगा मैं भाई, उसी स्ट्रेस को बोलूँगा बॉन्ड स्ट्रेस। यानी बॉन्ड स्ट्रेस क्या आपका, बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस एक्टिंग on the surface between steel and concrete. Okay, now जो बॉन्ड है हमारा स्टील और कंक्रीट में वो किस किस के कारण डेवलप हो सकता है, तो वो तीन तरह से डेवलप हो सकता है। यानी बॉन्ड हमारा सबसे पहला तो एडेशन, सबसे पहला एडेंशन, एडेसिव रेजिस्टेंस। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू केमिकल गम एक्शन के कारण। यानी कंक्रीट, और जब कंक्रीट हार्ड होता है तो वो क्या करता है, स्टील के साथ चिपक जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, केमिकल गम एक्शन। ठीक है,
तो एडहेसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, जब कंक्रीट हार्ड होता है तो वो किसके सराउंडिंग बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, हमारा स्टील के अराउंड, तो इसी को क्या बोलेंगे, एडहेसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद है हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अगर हमारा एडहेसिव रेजिस्टेंस फेल करता है तो बॉन्ड किसके कारण क्रिएट होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण। ये क्या होता है, ग्रिपिंग ऑफ बार ड्यू टू श्रिंकेज, यानी जो बार है, बार मान लो कि ये मेरे पास कंक्रीट ब्लॉक है, इसमें मैंने बार है, ये एम्बेड कर रखा है। ठीक है, तो अगर ये श्रिंक होगा यानी इसका वॉल्यूम कम होगा तो इस पर प्रेशर डालेगा ये, और इस प्रेशर के कारण क्या क्रिएट हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और इसी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण क्या क्रिएट हो जाएगा, आपका बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा कंक्रीट एंड स्टील के बीच में। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा है वो क्या है भाई, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ये किसके कारण होता है, ग्रिपिंग ऑफ बार ड्यू टू श्रिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल रेजिस्टेंस। मान लो कि इसके का ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, यानी इसके कारण भी एडहेशन नहीं हुआ, इसके कारण भी एडहेशन नहीं हुआ, तो फिर एडहेशन किसके कारण जनरेट करेंगे हम, मैकेनिकल रेजिस्टेंस। ये कैसे होगा, मान लो कि एक बार है, अगर हम इस बार को सिंपल प्लेन बार यूज करते तो ये ईजिली क्या करेगा, ग्रिप आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हम इसमें रिब या कोरुगेशन में क्रिएट कर दूंगा। आपने जो अब मार्केट में अवेलेबल बार है वो क्या होते हैं, कोरुगेटेड बार होते हैं। आपने देखा भी होगा उन पे क्या लिखा होता है, कोरुगेटेड बार या डिफॉर्म बार। ठीक है, तो ये जो रिब है ये क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग जनरेट कर देती है कंक्रीट एंड स्टील बार के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या जनरेट होता है, वहाँ पे मैकेनिकल रेजिस्टेंस जनरेट होता है। तो बॉन्ड किन किन 3 कारणों से प्रोड्यूस होता है, एक तो एडहेसिव रेजिस्टेंस के कारण, दूसरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण, तीसरा मैकेनिकल रेजिस्टेंस के कारण। और मैकेनिकल रेजिस्टेंस जनरली किन में होता है, हमारा डिफॉर्म बार के लिए ही हम जनरली यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि मान लो अगर बॉन्ड नहीं हुआ हमारे कंक्रीट एंड स्टील के बीच में तो क्या होगा। अगर बॉन्ड नहीं हुआ स्टील और कंक्रीट के बीच में तो जो हमारा स्टील बार है ना, ये जो स्टील बार है, इसके सभी पॉइंट पे स्ट्रेस क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म होगा। मान लो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, यानी टेंसाइल लोड लग रहा है इस पर, तो टेंसाइल लोड है तो इसके किसी भी सेक्शन को मैं कंसिडर करूँगा तो वहाँ पे क्या होगा भाई, चाहे इस सेक्शन की बात कर लूँ चाहे इस सेक्शन की, सभी पे जो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी मेरी, इक्वल होगी। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो सिग्मा ए और सिग्मा बी की वैल्यू क्या होगी मेरी, इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि जो स्टील है ये क्या इंडिविजुअल मटेरियल की, इंडिविजुअल मेंबर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसलिए इस पूरे बार में जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, जैसे जो हमारी स्ट्रिंग और केबल है उनमें कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसी तरह से इस वाले बार में भी हमारी क्या होगी, वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, ये कब होगा, जब हमारे स्टील एंड कंक्रीट में बॉन्ड नहीं होगा, उस केस में। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई हमारा, टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब आपने ये तो देख लिया कि बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट ए लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस। ओके, अब ये जो टाइप है, 2 टाइप के होते हैं, एक तो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस और दूसरा क्या है, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। पहला क्या है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, और दूसरा क्या है भाई हमारा, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस की, कि फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है आपका। ठीक है, तो मान लो मैं कंसीडर कर लेता हूँ, एक मेरे पास ये सेक्शन है, इस तरह से कोई ये मेरे पास सेक्शन है और यहाँ पे ये स्टील बार जा रहा है। ठीक है, तो देखो जो स्टील बार में जो टेंशन है ना, ये टेंशन की वैल्यू चेंज होगी। किसके कारण चेंज होगी, बॉन्डिंग के कारण चेंज होगी। जो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू होगी वो लास्ट में कुछ और होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो किसके कारण होता है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, यानी वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या होता है हमारा,
फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस क्रिएट होता है। ठीक है, किसके कारण क्रिएट होता है? वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या क्रिएट होता है? हमारा फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस क्रिएट होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कोई सेक्शन है, तो मैंने ये एक स्मॉल पार्ट इसका कंसीडर कर लिया। मान लेता है यहाँ पे मोमेंट m है और यहाँ पे मेरा बेंडिंग मोमेंट m + dm है। जो मेरा एलिमेंट है इसकी डिस्टेंस dx है। ठीक है, इस साइड इनिशियल पॉइंट पे मेरा जो टेंशन है वो t है और दूसरी साइड यानी DC फेस पे मेरा है t + में dt। ठीक है, ये टेंशन है, वेरिएशन ऑफ टेंशन है। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या होगा कि जो मोमेंट है, मोमेंट मेरा क्या होता है जनरली? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? टेंशन मल्टीप्लाई बाय द लीवर आर्म। क्या होता है भाई? टेंशन मल्टीप्लाई बाय द लीवर आर्म। लीवर आर्म जेड को क्या बोल सकता हूँ मैं? जे इंटू में डी। जे यहाँ पे क्या है? जे आपने पढ़ा था, जे क्या है हमारा? व्हाट इज जे? जे इज लीवर आर्म फैक्टर। जे को क्या बोलते हैं? मैं लीवर आर्म फैक्टर बोलता हूँ। ठीक है, तो m क्या हो गया मेरा? t इंटू में जे डी। ठीक है, तो m + में dm क्या हो जाएगा मेरा? t + में dt ब्रैकेट जे डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को? dm किसके इक्वल हो जाएगा? dt जे डी के इक्वल हो जाएगा। और dt क्या होगा मेरा? dt होगा dm जे डी। dt क्या हो जाएगा? dm जे डी। और ये क्या है मेरा? चेंज इन बार फोर्स। dt या जो स्मॉल dt क्या है मेरा? जो बार फोर्स में चेंज हुआ है वो क्या कहलाएगा मेरा? dt। ठीक है, अब क्या है? जो बॉन्ड स्ट्रेस है, मैं टाउ bd को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ? बॉन्ड स्ट्रेस कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसीडर करता हूँ, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन या स्टेबल कंडीशन को मैं कंसीडर करता हूँ, तो क्या होगा? जो बॉन्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग द पेरिफेरी ऑफ बार इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन बार फोर्स। मतलब मेरा जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये जो बार दिखाई दे रहा है मेरा, ये बार यहाँ से नहीं निकल रहा है, यहाँ पे स्टेबल है। तो उस केस में क्या होगा? जो मेरा जो बॉन्ड इसके अराउंड, ये वाला, इसके अराउंड जो बॉन्ड क्रिएट होगा टाउ bd इस पेरिफेरी के, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? वो dt के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा भाई? dt के इक्वल होगा। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? dt के इक्वल होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरी यही है कि बॉन्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग पेरिफेरी बार इज इक्वल टू चेंज इन बार फॉर टेंशन। ठीक है, यानी जो फोर्स चेंज हो रहा है बार में वो। ठीक है, तो पेरिफेरी के अराउंड मेरा क्या जो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? टाउ bd dx समेशन ओ इज इक्वल टू dt। dt क्या है मेरा? चेंज इन बार, चेंज इन फोर्स इनटू बार। ठीक है, और समेशन ओ क्या है यहाँ पे? सम ऑफ पैरामीटर ऑफ ऑल स्टील बार। मान लो एक से ज़्यादा स्टील बार है, तो उन सभी स्टील बार का सम को किससे रिप्रेजेंट करूँगा? मैं समेशन ओ से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने से मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, टाउ bd इज इक्वल टू v अपॉन में जे डी समेशन ओ। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? तो टाउ bd क्या होगा मेरा? टाउ bd इज इक्वल टू v अपॉन में जे डी समेशन ओ। तो जो टाउ bd किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा? टाउ bd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? शियर फोर्स के इक्वल होगा। और शियर फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो मैंने पहले बोला था, टाउ bd है जो बॉन्ड स्ट्रेस है, जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस है, वो किस पे डिपेंड करता है हमारा? चेंज इन बेंडिंग स्ट्रेस, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दूसरा क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? टाउ bd। टाउ bd डिपेंड कर रहा है हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है समेशन ओ के।
ठीक है। तो दो चीज़ों के, एक तो टाउ बी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शियर फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, समेशन ओ के। और जे डी, जो जे और डी है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि लीवर आर्म कांस्टेंट होती है मेरी, ठीक है। क्लियर है भैया, क्लियर है। तो अगर शियर फोर्स है, यहाँ से 2 पॉइंट मेरे 2 पॉइंट नोट करने के हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है बॉन्ड स्ट्रेस का, वो किसी पॉइंट पे अगर बेंडिंग स्ट्रेस में फाइंड आउट करता हूँ, कौन सा बेंडिंग स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल बेंडिंग स्ट्रेस या बॉन्ड स्ट्रेस फाइंड आउट कर, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस नहीं, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस में फाइंड आउट करता किसी भी पॉइंट पे, तो उसको क्या बोल लूँगा मैं, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस। ये डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस अगर किसी पॉइंट पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो उसको क्या बोलोगे आप, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस। या ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द लोकल बॉन्ड स्ट्रेस, तो आपको ऑप्शनल में मिलेगा कि फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस भी कहीं पे मिलेगा आपको, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। और जो ये लोकल बॉन्ड स्ट्रेस है या फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस है, किस पे डिपेंड करेगा, वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि टाउ बी डी है हमारा, वो हाई होगा, कब हाई होगा, जब वी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा हाई होगा, यानी जितना ज़्यादा शेयर फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेस होगा, ठीक है। और जितना लार्जर वैल्यू होगी हमारी समेशन ओ की, उतना ही बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी मेरी, कम होगी, ठीक है। इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेस से बॉन्ड फेलियर से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये नोट कर लेना पॉइंट, बॉन्ड स्ट्रेस, जो बॉन्ड फेलियर को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल साइज के स्मॉल डायमीटर के लार्ज नंबर ऑफ बार यूज करते हैं टू अवॉइड द बॉन्ड फेलियर, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट है एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस जनरली कहाँ पे जनरेट होता है, ये होता है हमारा एंड पे। कहाँ पे जनरेट होता है, एंड पे जनरेट होता है। एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस किससे रिलेट करता है, हमारा डेवलपमेंट लेंथ से। जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट लेंथ होगी उतने ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, इसको समझने के लिए एक एंड ब्लॉक कंसिडर कर लेते हैं। उसमें क्या है, एक स्टील बार एम्बेड है, उस पर एक टेंशन फोर्स लगा हुआ है टी, ठीक है। टेंशन फोर्स के टी क्या होता है हमारा, AST ना 0.87 FY इंटू में AST, ठीक है। इसको, ठीक है, इसको जब हम बाहर की तरफ पुल आउट करेंगे तो इसकी सरफेस पे क्या लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस लगेगा, यानी बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। उसका वेरिएशन ऐसा होगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारी ये यहाँ से एंड से डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी मेरी, कम होती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0। बट जब एनालिसिस करते हैं तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, यूनिफॉर्म बॉन्ड स्ट्रेस कंसीडर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दिस कंडीशन अराइज नियर द एक्सट्रीम एंड, यानी जो एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस है वो कहाँ पे अराइज होता है हमारा, वो अराइज होता है एंड पे। कहाँ पे अराइज होगा भाई, एंड पे अराइज होगा, ठीक है। ये जो टेबल है इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा भाई मैं आपको। नेक्स्ट है, ठीक है, ये यहाँ तक। तो अब जो टेंशन फोर्स लगेगा अगर बार पे, जो बार है इस तरह से एम्बेड हो रखा है, ये जो बार इस तरह से एम्बेड हो रखा है, ये बार, इस पे टेंशन फोर्स लग रहा है मेरा, ठीक है। तो इस टेंशन फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो बार है यहाँ से स्लिप करेगा, बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसको रिस्ट्रिक्ट कौन करता है, बॉन्ड स्ट्रेस करता है। इसको बाहर निकलने से कौन रोकेगा, जो इधर स्ट्रेस लगेगा, जो टाउ BD लगेगा वो रोकेगा इसको बाहर जाने से, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, इस सरकमफ्रेंस पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा भाई, सरकमफ्रेंस पे लगेगा, ठीक है।
इसकी सरकमफ्रेंस पे लगेगा, और कहाँ तक लगेगा, जो एम्बेडेड लेंथ है ना वहाँ तक, यानी इस लेंथ तक, LD तक लगेगा। ये कहाँ तक लगेगा भाई, LD तक लगेगा। इसी एम्बेडेड लेंथ को, इस वाली लेंथ को क्या बोलेंगे हम, डेवलपमेंट लेंथ। इसी इफेक्टिव लेंथ, जो लेंथ हमारा पार्टिसिपेट करती है किसमें, रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेंसिल फोर्स, ठीक है, उस डेवलपमेंट लेंथ को क्या बोलेंगे, सॉरी उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट लेंथ बोलेंगे, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक है, अगर मेरा बार स्टेबल है, ये वाला मैकेनिज्म है, अगर ये मेरा स्टेबल है तो इसमें जो टेंशन फोर्स है, ये वाला फोर्स और जो इस साइड में फोर्स लग रहा है, वो दोनों इक्वल होंगे। तो उन दोनों को इक्वल पुट कर दिया मैंने, उन दोनों को इक्वल पुट किया, ठीक है। तो ये हो गया इसका। इसको सोल्व करने के बाद LD की वैल्यू क्या आएगी, 0.87 Fy अपॉन में 4 टाउ BD, 4 क्या आ जाएगा, टाउ BD, ठीक है। और ये तो कब है, LD की वैल्यू कब कंसीडर करूँगा, जब मेरे पास एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। इन केस ऑफ फ्लेक्सुरल बॉन्ड LD की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 अपॉन में V। M1 क्या है, मोमेंट, एंड पे जो मोमेंट होगा वो, और V क्या है हमारा, शियर फोर्स, ठीक है। पर जो कोड ने रिकमेंड किया है वो वैल्यू क्या है मेरी, ये वाली। इस वैल्यू को याद रखो, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। ये कब है, जब नॉर्मल बीम है हमारी। अगर सिंपली स्पोर्टेड बीम है तो मेरी वैल्यू हो जाएगी ये 1.3 M1 अपॉन V प्लस में L0। किसके लिए, सिंपली स्पोर्टेड बीम के लिए। यानी सिंपली स्पोर्टेड बीम में कितना इंक्रीज, 30% इंक्रीज हो जाएगी मेरी किसकी वैल्यू, मोमेंट की वैल्यू, ठीक है। अब L0 क्या है मेरी, L0 क्या है, एंकरेज लेंथ बोलता हूँ मैं इसको। L0 को क्या बोलता हूँ, एंकरेज लेंथ बोलता हूँ। तो L0 अलग अलग होती है। अगर आपके पास इस टाइप का L हुक है तो L0 की वैल्यू क्या होगी, 85। अगर आपके पास U टाइप का हुक है, इस टाइप से हुक आपने प्रोवाइड कर रखा है, एंकरेज बार प्रोवाइड कर रखी है, उस केस में L0 क्या आ जाएगा, 16.5, ठीक है। अगर हमने स्ट्रेट बार यूज कर रखा है तो उस केस में क्या आ जाएगी, L0 4.5, क्या आ जाएगी भाई, 4.5। अब क्या बात करता हूँ मैं बंडल। अगर हमारे पास जो बार है उनको बंडल की फॉर्म में यूज करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारे बार का साइज 36 mm से ज़्यादा है तो हम बंडल की फॉर्म में यूज नहीं करेंगे बार को। इससे नीचे वाले बार है उन्हीं को बंडल की फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं बार को बंडल की फॉर्म में यूज करता हूँ ना, बार को बंडल की फॉर्म में यूज करूँगा तो क्या होगा भाई, जो इफ़ेक्टिव पैरामीटर है ना बार का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, कितना कम होगा भाई, ठीक है, ठीक है। तो LD लेंथ को भी अगर मेरा कम होगा, समेशन O मेरा कम होगा बंडल के केस में, ठीक है, तो LD की वैल्यू भी मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी भाई, अगर मेरे पास 2 बार का बंडल, यानी 2 बार मैंने बंडल में यूज कर रखे तो 10% इंक्रीज होगी, 3 बार मैंने यूज कर रखे हैं तो 20% इंक्रीज होगी, और मैंने 4 बार यूज कर रखे हैं इस तरह से बंडल की फॉर्म में, तो मेरी कितनी इंक्रीज होगी भाई, यानी 4 बार मैंने यूज कर रखी इस तरह से, तो कितनी 33% इंक्रीज हो जाएगी किसकी वैल्यू, LD की वैल्यू, ठीक है। ये कुछ क्लोजेज है हमारे केस में, कोड में गिवन है, तो इन क्लोजेज से भी आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्लोजेज को भी आप पढ़ लेना, ये आपके IS कोड में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन क्लोजेज को आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। मेन तो ये 2 क्लोज है हमारे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब मैं बात कर लेता, जो एक टेबल थी मेरी ये वाली, इसमें टाउ BD की वैल्यू गिवन है आपको। किसकी वैल्यू गिवन है, टाउ BD की वैल्यू। वैसे तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है टाउ BD की वैल्यू, क्योंकि ये जनरली मिल जाती है कहाँ पे, कोड में मिल जाएगी आपको। जब भी डिज़ाइन करोगे तो आपको कोड को रेफ़र करना होगा, और टाउ BD की वैल्यू कोड में मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी इसको याद कर लो आप, कभी कभी इस टेबल से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपसे। बट 2 चीज़ों का ज़रूर याद करना आप, अगर आप डिफॉर्म बार यूज कर रहे हो ना, कौन सा बार यूज कर रहे हो, डिफॉर्म बार,
तो आपकी जो टाउ बी डी की वैल्यू है ना वो 60% इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी भाई? 60% इंक्रीज हो जाएगी। किसके केस में? डिफॉर्म बार के केस में। ये जो वैल्यू गिवन है ये प्लेन बार की गिवन है। ये जो वैल्यू किसकी गिवन है? प्लेन बार की। अगर प्लेन बार की जगह आप डिफॉर्म बार यूज करते हो तो टाउ बी डी की वैल्यू क्या होगी आपकी? 60% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, अगर आप कंप्रेशन में यूज करते हो, ये किस में? टेंशन में गिवन है ये टेबल। अगर कंप्रेशन की बात करता हूँ तो वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 25%। इसकी भी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 25%। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं आपके इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं आपसे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब